एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने वो वाली डेरिवेशन की थी। और टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आया था कैपिटल T इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय k का अंडर रूट। अब आज देखो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे लोडेड स्प्रिंग के लिए। आपके पास कोई स्प्रिंग है, उसके साथ आपने कोई ब्लॉक अटैच कर दिया हुआ है, कोई लोड अटैच किया हुआ है जिसका मास m है, उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दिया था कि हम टाइम पीरियड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अगर हमें किसी भी पार्टिकल का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आप ये मैंने रफ में राइट डाउन किया हुआ है, आप इसको नोट्स में भी राइट डाउन कर सकते हो। देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमें उस पार्टिकल की क्या करनी होती है, मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। फाइंड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स क्या लग रही होती है, जीरो, एफ नेट जहाँ पे क्या होती है, जीरो। सबसे पहले आपने मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मान लो आपने उसको x डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। फिर वहां पे आपको नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कितनी उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो वहां पर तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, है ना, वहां पे कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्ट करेगी। वो वाली जो फोर्स है वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में आनी चाहिए वो वाली। ठीक है, और ये वाली कौन सी है, ये वाली जो फोर्स है ये किसके लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, है ना। अगर इस वाली फॉर्म में फोर्स की वैल्यू आ रही है, इट मींस वो जो भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो हमें ये वाली चीज तो प्रूव हो गई कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसका भी हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, वो जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज एफ की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस के एक्स की फॉर्म में आ रही है ना। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर तो हमें पता है कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में फाइंड आउट किया था, T इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय k का अंडर रूट। ठीक है, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, सिंपल k की वैल्यू चेंज होगी, है ना। जो भी वहां पे k की वैल्यू आएगी, जो भी आप फोर्स राइट डाउन करोगे वो वाली k की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग हम कर रहे हैं, ये इजी है। ठीक है, बिकॉज देखो इसमें जो है आपके पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपने आप ही उस फॉर्म में आएगी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आती थी। फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो कैसे, टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग, हमने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, स्प्रिंग के साथ हमने एक मास अटैच कर दिया हुआ है, कोई भी ब्लॉक जिसका मास m है ना। जब हम क्या करेंगे, अब इसको, ये अभी किस पे, अपनी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। जब हम इसको x डिस्प्लेस करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, मीन पोजीशन है, फिर उसको डिस्प्लेस करते हैं हम मीन पोजीशन से। मान लो आपने x डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ पे जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, है ना, तो जो स्प्रिंग है इसमें ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगा। देखो पहले ये था, मीन पोजीशन तो यहाँ पर थी, है ना, जैसे आपने इस पे फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर गया और जो स्प्रिंग है वो भी क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। देखो स्प्रिंग पहले यहाँ पर था, इतना स्ट्रेच हो गया, x जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया उतना ही स्प्रिंग में भी क्या आ गई, स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो गया, है ना। और उसकी वजह से स्प्रिंग में क्या आ जाती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, F इक्वल टू माइनस के एक्स। हमें पता है स्प्रिंग के केस में क्या होता है, जितना उसको स्ट्रेच हुआ उतनी ही उसमें क्या आ जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स, और वो किसके बराबर होती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। और वो किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपने डिस्प्लेस की बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, वो मीन्स वो मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। ये वाली बात हमें पता है स्प्रिंग के केस में, बस यही चीज हमने देखो राइट डाउन की है। कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ मास m अटैच टू वन एंड b ऑफ ए लाइट इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। आपके पास कोई स्प्रिंग है, इसको मासलेस लेते हैं, ये वाला जो भी स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसका a एंड है और इसका b एंड ये वाला है स्प्रिंग का। जो b एंड है वो अटैच कर दिया हमने किसी ब्लॉक के साथ जिसका मास m है।
क्लियर है। द अदर एंड ए ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स टू ए रिजिड स्पोर्ट, और देखो ये वाला जो एंड है स्प्रिंग का, इसको रिजिड स्पोर्ट के साथ हमने फिक्स किया हुआ है। क्लियर, ओके। अब देखो, लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स राइट। मान लो बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया राइट डायरेक्शन में, स्मॉल डिस्टेंस x, द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग भी स्ट्रेच्ड हो जाएगा, है ना, और उसकी वजह से स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो उसको मीन पोजीशन की तरफ को लेके आने की कोशिश करेगी उस ब्लॉक को, है ना। देखो यही चीज हमने इस तरह से आप राइट डाउन करना, अगर एग्जाम में आएगा तो देखो, ए रिस्टोरिंग फोर्स F कम्स इनटू प्ले ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ स्प्रिंग, बिकॉज स्प्रिंग का इलास्टिक नेचर है, जिसकी वजह से क्या होगी, वो जो आपके पास स्प्रिंग है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, F इक्वल टू माइनस KX। ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स लगती है स्प्रिंग में, है ना। और देखो इस वाली इक्वेशन को अब ध्यान से देखो, जो भी है हमने क्या कहा था, देखो सबसे पहले मेन पोजीशन लेते हैं, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं, फिर देखो उस पर फोर्स कितनी लग रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है उस पर, F इक्वल टू माइनस KX, और वो लग भी किस डायरेक्शन की तरफ को रही है, मेन पोजीशन की तरफ को, है ना। तो देखो ये क्या करेगी, फिर ये जो फोर्स है ये उस स्प्रिंग को कहाँ लेके आएगी, मेन पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी, है ना, और वो इस मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा यहाँ पे, मीन्स वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जो डिस्प्लेसमेंट है, और F लग भी किस डायरेक्शन की तरफ लग रही है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो यही वाली कंडीशन तो किसकी थी, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता था, है ना। तो ये इक्वेशन उसी की तरह बन गई, देखो F इक्वल टू माइनस KX, और ये स्प्रिंग के केस में सेम ही आती है माइनस KX ही, पर यहाँ पे अब हम K को क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, बिकॉज हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो K की वैल्यू K को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन बन रही है, मीन्स जो भी आपके पास स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग वाले केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इट मीन्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला ही होगा, है ना, ये वाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा। देखो यहाँ पे, in the displaced position if the body is left free it will start executing simple harmonic motion, है ना। जैसे हम उसको वहां से उसको रिलीज करेंगे डिस्प्लेस पोजीशन से, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो सिंपली t इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय k का अंडर रूट, और k कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे, जो भी आपके पास स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बस आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और m क्या हो गया, जो मास ऑफ ब्लॉक है आपके पास, इस तरह से टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर, ओके। तो देखो टाइम पीरियड जो है आपके पास लोडेड स्प्रिंग के लिए आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे, है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला ही आ रहा है। अब देखो अगर इसी में ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, देखो एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में, स्प्रिंग वाले टाइम पीरियड से रिलेटेड। देखो कई बार क्या होता है, अभी तो एक स्प्रिंग अटैच था यहाँ पे, है ना, मे भी आपके पास एग्जाम में क्या हो, 2 स्प्रिंग्स अटैच्ड हो, वो सीरीज में भी अटैच हो सकते हैं, वो पैरेलल में भी अटैच हो सकते हैं। देखो इस तरह से मान लो कि इस तरह से आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, और जो स्प्रिंग है यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, देखो एक स्प्रिंग ये है, इसका मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में अटैच्ड हैं। तब आपको आ सकता है क्वेश्चन कि आप टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन दोनों की जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है हम वो यहाँ राइट डाउन करेंगे, है ना। एक ही स्प्रिंग होगा तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो भी गिवन होगी वो यहाँ राइट डाउन करेंगे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल जाएगा, मास की वैल्यू आपको गिवन होगी, है ना। पर अगर आपके पास 2 स्प्रिंग्स हैं तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, ये सीरीज में है दोनों, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको इस केस में, ठीक है। तो देखो वैसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक इसका मैं लेक्चर बना दूंगी जिसमें हमें फाइंड आउट करना है अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर पैरेलल में है तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सीरीज में होते हैं तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाय KE, मैं इसे जो आपके पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको मैं KE से डिनोट कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। ये था जब सीरीज में अटैच थे, ये देखो सीरीज में कैसे हमें पता लगता है कि स्प्रिंग सीरीज में है, स्प्रिंग का एक एंड फिक्स वाले पोर्शन से अटैच होता है और दूसरा वाला दूसरे स्प्रिंग से अटैच होता है,
इट मीन्स दोनों स्प्रिंग आपस में कैसे में है, सीरीज में है। और अगर पैरेलल में हो, देखो दोनों में भी क्वेश्चन इस तरह से आए, है ना, और फिर आपको कहें कि टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, ये इस बॉडी के साथ, इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ये पैरेलल में है दोनों, देखो, है ना। अब पैरेलल का पता कैसे लगाओगे आप, जो भी आपके पास स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग का एक एंड है वो फिक्स्ड के साथ अटैच्ड होता है और दूसरा एंड ब्लॉक के साथ अटैच होता है। यहां पर भी देखो एक फिक्स के साथ अटैच है और दूसरा वाला एंड ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो इट मीन्स जो आपके पास स्प्रिंग है वो पैरेलल में है ना। अगर पैरेलल में है तो देखो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, के ई इक्वल टू K1 प्लस K2। सिंपली हम ऐड कर देते हैं उनको, ठीक है। फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। क्लियर है? ओके। अब देखो जैसे ये वाला केस है, देखो यहां पर तो इजीली दिख रहा था कि पैरेलल में है स्प्रिंग। ये वाला जो केस है देखो, इसमें भी देखो ये भी किस में है, ये पैरेलल में है दोनों स्प्रिंग। देखने में तो सीरीज में लग रहे हैं पर कैसे, देखो देखो इस वाले जो स्प्रिंग का एक एंड है वो फिक्स वाले से अटैच्ड है और दूसरा किससे अटैच्ड है, जो भी आपके पास ब्लॉक है। और इस वाले स्प्रिंग का भी एक फिक्स, ये भी फिक्स्ड एंड है, फिक्स से अटैच्ड है और दूसरा ब्लॉक से अटैच्ड है। ये तो किसकी कंडीशन है, पैरेलल की, है ना। पैरेलल में ऐसा होता था ना, देखो एक एंड उसका फिक्स वाले से अटैच्ड है और दूसरा ब्लॉक से। यहां पर भी देखो एक फिक्स से अटैच्ड है और एक ब्लॉक से। और इस वाले स्प्रिंग में भी एक फिक्स से अटैच्ड है दूसरे ब्लॉक से। इट मीन्स ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करो, है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को ऐड कर देना है, बिकॉज ये पैरेलल में है। और पैरेलल में जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो इनको ऐड करके निकल जाती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले आए कैसे, ये मैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? तो देखो आज हमने टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट की लोडेड स्प्रिंग के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।